नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ नई डेवलपमेंट हुई है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। एक तो ये कि इलेक्शन के हवाले से जो 8 फरवरी को इलेक्शन होना है उसके ऊपर अब ये बात भी सामने आ रही है कि मुल्क में ख़ास तौर पे 2 सूबों में बहुत शदीद दहशत गर्दी है और बन्नू में तकरीबन 23 जवानों की शहादत हुई है और थ्रेट्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं। पॉलिटिकल लोगों को भी थ्रेट्स हैं। इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही मुतालबा कर चुके हैं, सर्दी के बाद वजह से भी और इन हालात की बुनियाद पे भी। और अब तो ये बातें सामने आ रही हैं। इवन कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि कुछ दिन अगर आगे हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और मेरा ख़्याल है PMLN भी इस सिलसिले में इतनी स्टिक नहीं कि हर सूरत में 8 फरवरी को होना चाहिए। और बाकी PTI जो है वो यकीनन कहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो, लेकिन वो ख़ुद इस शिकायत में भी सामने है कि उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है और जानिबदारी निगरां हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है। तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे, क्योंकि अब एक चीज़ और आ गई है, मुफाहमत की सियासत तो हमें नज़र नहीं आ रही है, अब इलेक्टेबल्स की सियासत नज़र आ रही है या फिर से संगीन मार्का आराई शुरू हो गया, एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात, और जो कुछ भी जोड़ तोड़ हो रहा है वो इक़्तिदार के लिए हो रहा है। मुफाहमत तो अब नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे से दस्तगिरेबा हैं। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और वो ये है कि जी जो आर्मी फ़ौजी अदालत में सिविलियन के केस के हवाले से था, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 5 रुकनी बेंच ने इस सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल को रोक दिया था, कलअदम कर दिया था। अभी हालिया आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इसको सुना और 5-1 से फैसला आया कि फ़ौजी अदालत सुन सकती है। कुछ कंडीशनल भी है, हम बात करेंगे उस पर, पूछेंगे इस हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, लेकिन उस सिलसिले में एक बहुत सख्त 2 रिमार्क्स मौजूद हैं। उन रिमार्क्स को कैसे देखते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। एक ये है कि जस्टिस मंसूर का है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो उनको सज़ा हुई और वो सज़ा इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो के उस पर रिव्यू भी जो है मुस्तरद हो चुका है। तो चुनांचे ये केस ख़त्म हो चुका है और अब कानून के मुताबिक कानूनी तरीके से कोई ऐसी रास्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुने। तो फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये केस इसी तरह आएगा, अगर इसका फ़ैसला भुट्टो केस का, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तायात नाहली का केस भी इसी तरह ट्रीट होगा कि उनको सज़ा हुई, सही हुई, गलत हुई। ये भुट्टो साहब के केस में भी जस्टिस मंसूर ने कहा कि सही हुई, गलत हुई, फ़ैसला इम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ भी फ़ैसला सही हुआ, गलत हुआ, फ़ैसला इम्प्लीमेंट हुआ, रिव्यू मुस्तरद हुई। और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना जा सकता है तो फिर, क्योंकि वो तो मफाद आम्मा और बड़ा अहम तरीन केस है, तो फिर एक इंडिविजुअल का केस कैसे सुना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ज़ाहिर है हम अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रूर दलाइल लेंगे। दूसरी तरफ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के 2 अहम केसेस अल अज़ीज़िया और इवन फील्ड से उनको रिहाई मिल गई है। बड़ी बात है, बड़ी जो है वो PMLN के लिए और मियां नवाज शरीफ का के लिए रिलीफ है, क्योंकि फ्लैगशिप में तो ऑलरेडी एक पहले ही उनको रिलीफ मिल चुका था। तो गोया तीनों अहम केसेस में, जिनमें 10 साल और 7 साल और मज़ीद पनिशमेंट थी, उससे उनको रिलीफ मिल चुका है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस चीज़ पे जो रिमार्क्स दिया है उसके बाद बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स बैकआउट हुए हैं और उन्होंने ये कहा था कि जी इलेक्शन एक्ट 2017 और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो एक साथ नहीं चल सकता। गोया इलेक्शन एक्ट का जो फैसला पार्लियामेंट ने कानून बनाया था वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी तायात नाइली बेंच
जो फैसला आया था उसको ख़त्म नहीं कर सका। तभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनमें से एक एग्जिस्ट करता है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा हाल, अवामी सूरत हाल और जो आपके इलेक्शन है कितना साफ व शफाफ होगा नहीं होगा, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब अमानुल्लाह कररानी साहब, निगरां वज़ीर क़ानून और पार्लिमानी अमूर। सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ है डॉक्टर शर्मिला फारूकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ है अली गौर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अमानुल्लाह कररानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, ये जो फैसला आया है अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जाहिर है आपने इसकी स्टडी की हुई है, आपको पता है, आप उस्ताद हैं, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि आपके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि क्या ये फ़ैसला, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है तो इस पर रद्द अमल आ सकता है कि ये फ़ैसला सही हुआ है, गलत हुआ है, और ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, ये फ़ैसला क्यों हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपके तवज्जुह से मैं व्यूअर्स को और पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी या कहें कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का, यानी 1947 से या 1973 से शुरू करें अब तक, पहला फैसला है जो एक अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले खिलाफ एक अपील का हक था, जो जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब ने उसके लिए लड़ाई की, और उसके बाद पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस प्रोसीजर के तहत एक कानून बनाया, उसको उन्होंने वैलिडेट किया, जबकि पुराने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको मुअत्तल कर दिया था। ये उन्होंने एक बुनियादी हक जो है अवाम को दे दिया है। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट 184(3) के तहत जाएगा, उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील मिलेगा। तो ये पहला हक मिला है राइट ऑफ अपील का, जो इस्तेमाल हुआ है आज जिसका फैसला आपने सुना है। तो मैं समझता हूँ ये खुशायद अमल है, इस फोरम का वजूद में आना और उसके मुताबिक फैसला होना। फैसले से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ ये हम सब सारे वकला का मुतालबा था, अवाम का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ अब खुद नोटिस का पहली मरतबा फैसला किया जाए, उसके अंदर एक हक होना चाहिए। तो उस हक के तहत जाहिर बात है, जब एक फैसला पुराने हमारे एक बेंच ने दिया है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने, जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ शिकों को उड़ा दिया था, जो आर्मी एक्ट 1952 से राज था, और उसके बाद कई फैसले हुए हैं, 2020 तक भी फैसले ऐसे हुए हैं जिस पर किसी को एतराज नहीं था, इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। इस सब कुछ के बावजूद उन्होंने उन शिकों को मुअत्तल किया, ज़ाहिर है एक अदालत थी, और उसकी रोशनी में अब जो नया कानून आया प्रैक्टिस प्रोसीजर, उसमें अपील का हक दिया गया है। उस हक की रोशनी में ये पहला अपील है, ये दुनिया पहला अपील है with immediate effect, not retrospective effect, immediate effect, यानी अब जो केस उसके बाद जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा ना सर? तो गुजारिश है, तो फैसला पहले तो नहीं हुआ, फैसला अभी हुआ है। यही मैंने कहा कि इसकी मैं चाह रहा था कि आप इसकी तस्दीक कर दें कि पुराना केस इसमें नहीं आएगा। पुराना केस इसमें नहीं है, ये नया केस था, और नए केस में उस काजी साहब का 29 मार्च 2023 को एक फैसला ये भी था कि जब तक जो है ये केस चल रहा है उस वक्त तक आप तो मोटो नहीं लेंगे। काजी साहब का वो फैसला भी है जिसमें उन्होंने मना किया। आप इस फैसले के हक में हैं या आप अगेंस्ट में हैं कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी में फौजी अदालत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मेरी बात सुने सर, मैं तो इस बात की तारीफ कर रहा हूँ कि 75 साल के बाद ये हक मिला है, पहली मर्तबा हक मिला, ये दुरुस्त हुआ है। एक अदालत ने एक फैसला किया है अपने एक फोरम के जरिए से, उस फोरम ने इसलिए सही किया है कि उसके अंदर अभी तक इब्तदाई दलाइल हैं, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो चूंकि एक राइट ऑफ अपील है। सर वो तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया, मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप एक लीगल तो आप मेरी बात सुने, ये सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जरा बताएं। आप तो अपने सवाल के बरक्स डॉक्टर साहब सवाल कर रहे हैं। इस वक्त आज इशू तो ये था ही नहीं कोर्ट के सामने।
आज तो कोर्ट के सामने उस वैलिडिटी का था कि जो जस्टिस बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच ने फैसला करके उन सिखों कालदम कर दिया था, उसकी रोशनी में ट्रायल रुक गया था। ट्रायल तो पहले से चल रहा था जी, बिल्कुल चल रहा था, रुक के दूसरे अदालतों में चला गया। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ सर, इस पे मुख्तलिफ लोग राय दे रहे हैं, तो आपकी राय भी पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब आप कोई नई बहस पे जा रहे हैं। मुझे तो ये कहने दीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो ट्रायल रुका था, इस ट्रायल का रोकना एक नॉर्मल अमल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो कुछ फैसला हुआ है एक नॉर्मल फैसला है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि इसके बाद, इस फैसले के बाद सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में शुरू हो जाएगा जो रुक गया था। तो आप समझते हैं कि सिविलियन का फौजी जो फैसला आया था कि सिविलियन का केस फौजी अदालत में नहीं चलना चाहिए, इस फैसले के बाद अब चलेगा। आप मुत्तफिक हैं कि सिविलियन का केस फौजी अदालत में चलना चाहिए? इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आप हमारे उस्ताद हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आपसे ही तो लाइन लेना है हमने सर। अगर लाइन लेनी है फिर गौर से सुने, ठीक है? फिर इसमें इंटरप्ट नहीं कीजिए मुझे, मैं जो कुछ कहूँगा। ठीक है सर, बोले। मेरे गुजारिश है, सिविलियन न अशरा मुबशरा है, यस, न अशरफुल मखलूकात हैं। दोनों बात नोट कर ले। इंसान है और इंसान के अंदर भी मुख्तलिफ तबकात हैं। उन तबकात के अंदर एक क्रिमिनल है, एक वो है जो इनोसेंट है। क्रिमिनल के लिए अल्लाह ताला ने सजा रखी है, इनोसेंट के लिए माफी रखी है। तो अगर सिविलियन ने कोई जुर्म किया है सिविल इदारे में, सिविल जगह पर, उसको सिविल अदालत में ट्राई होगा। जिस सिविलियन ने आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो, कोई भी हो, तो आर्मी एक्ट के तहत चलेगा। वो आर्मी एक्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो आर्मी एक्ट है जो 1952 में पाकिस्तान के लिप्स जैसे उन्हें बनाया और पाकिस्तान के 1973 के आइन ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 तक उसको वैलिडेट किया हुआ है। मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा है उन किताबों में यही लिखा है, जहाँ आर्मी का मामला होगा तो आर्मी अपने मामले को उसी अपने एक्ट के तहत चलाएगा। और हाँ, जहाँ पर सिविल मामला सिविल जगहों पे होगा, अगर वकुआ जाए, वकुआ सिविलियन का आया और वहाँ मुजरिम भी सिविलियन हो, तो वहाँ पर सिविल अदालत में सिविल से मुराद नॉर्मल कोर्ट में जाएगा जो रेगुलर कोर्ट्स हैं। मगर जो जुरिस्डिक्शन, जो इलाका जो जाए वकुआ है, वो अगर आर्मी के कंपाउंड में है, आर्मी के इंस्टॉलेशन है या आर्मी का जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर होगा, तो लामाला वो अपने कानून के तहत चलाएंगे जो 1952 का एक्ट है आर्मी का। बस ठीक है, वो तो सर प्रोसीजर है, वो तो प्रोसीजर आपने बताया, वो तो है। जो फैसले हैं उसको, जो फैसले हैं, आपने 18वीं तरमीम का भी फैसला सुनाया है, 8 रुकनी बेंच का भी फैसला है, 17 रुकनी बेंच का भी बताया है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो कह रहा हूं सर कि ये फैसले मौजूद हैं कि जनाब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जो सिविलियन फौजी मामलात में इंटरफेयर करेगा, दहशतगर्दी करेगा, तो उसका केस चलना चाहिए। मैं तो आपके साथ ही हूँ एज ए तालिब इल्म, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राय है कि ये ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको सिर्फ सिविलियन का नाम न देने, वो सिविलियन को डिस्टिंग्विश करें। मतलब जो सिविलियन फौजी, जो सिविलियन दहशतगर्दी करेगा फौजी इंस्टॉलेशन पे, तो उनके खिलाफ चलना चाहिए ना सर? हर सिविलियन का नहीं। वेरी गुड सर, कंडरानी साहब ग्रेट आदमी है, आपने हमारे सवाल का आखिरी में जवाब दे दिया। सर एक और बात बताइए जो मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि जनाब ये कलअदम कर दिया था। मेरे पास 2 और गेस्ट भी हैं, मुझे उनकी तरफ भी आना है, वरना बहुत सारे सवालात ज़हन में थे। लेकिन एक सवाल बताइए कि 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया था शायद कि जी ये से कलअदम कर दे दिया जाए। ये 6 रुकनी बेंच बड़ा था, उससे बड़ा बेंच है, लेकिन सर फैसला एक 5 से आया, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा सर कि 5 ने दिया था और 5 ने इसको कलअदम किया? नहीं, मेरे नजदीक ये प्रोसीजरल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेंच था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 मेंबर था और ये बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 मेंबर है। ये फैसला 6 मेंबर्स का कहा जाएगा। इसमें जरूर जो है एक कमी होगी क्योंकि उन्होंने इख्तिलाफ किया है खातून ने, मगर चूंकि बेंच बड़ा था, इसका बेंच का जो कंपोजिशन है वो उससे बड़ा था, तो इसका जो असर है वो इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ बेंच
उस बेंच से बड़ा था। ठीक है सर, तो क्लियर ये- हो गया। जरा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो केस है उसके हवाले से जो जस्टिस मंसूर ने स्टेटमेंट दिया है, आप उसको थोड़ा सा सर हमें गाइड करेंगे थोड़ा, ताकि मैं फिर अपने दोनों दोस्तों की तरफ जाऊं। देखिए, वो जो आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, वो जाहिर बात है जज साहब है, उन्होंने क्वेश्चन किया, क्वेरी की है, उसके ऊपर वकील को कहा कि आप दलाइल दें, तो जाहिर बात है दलील बनता ही यही है, इसी पर ही फारूक साहब देंगे दलील या अटॉर्नी जनरल साहब देंगे, सब लोग देंगे। मगर जिस तरफ आप उसको ले जा रहे हैं वो जो बाकी मामला हैं वो इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। अच्छा। जो आप डिस्क्वालिफिकेशन ताहियात की बात कर रहे हैं वो एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के लिए लोग मांग रहे हैं। भुट्टो के लिए तो कोई फर्ज नहीं आया है कि उसको जिंदा करो, कोई नहीं आया, कोई जेल में है तो उसको जेल से रिहा करो, कोई इस पर, ये तो एक एकेडमिक किस्म की राय मांग रहे हैं। तो एकेडमिक राय अदालत की मर्जी है, दे या न दे, एकेडमिक राय है, फाइनल तो कुछ नहीं है। उसके बरी होने से भुट्टो साहब को कोई फैसला वो नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मगर जो दूसरी बात है जो डिस्क्वालिफिकेशन की, उससे तो लोग मुतासिर हैं, लोगों का मुस्तकबिल स्टेक पे है, वो अपने मुस्तकबिल में स्टिग्मा ऑफ कन्विक्शन को रिमूव कराना चाहते हैं। ये ऐसा ही केस है जैसे मियां नवाज शरीफ ने 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, 5 रुकनी बेंच ने उनका सजा उम्र कैद की सजा को खत्म किया था 10 साल के बाद। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 814, उसके अंदर इसलिए खत्म किया था, हालांकि नवाज शरीफ साहब जेल में भी नहीं थे, न उसको जेल ले जाया जा रहा था, बल्कि वो तो 10 साल के बाद आए थे, उनकी सजा का वक्त भी खत्म हो गया था, इसलिए अपील की थी। तो वो कहते थे कि मैं चूंकि सियासी आदमी हूँ, ये स्टिग्मा ऑफ सेंटेंस जो है मेरे मुस्तकबिल के फ्यूचर के जो फंडामेंटल राइट है उसको मुतासिर। चले आप फंडामेंटल राइट्स पे आ गए। अच्छा, एक बस आखिरी एक लाइन तो मैं निकल जाऊं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का इस रिमार्क्स है कि इलेक्शन एक्ट 2013 या तो वो रहेगा या चीफ जस्टिस जो 5 रुकनी बेंच तायात नाइली। इसका मतलब है इलेक्शन एक्ट 5 रुकनी बेंच के फैसले को खत्म नहीं कर सका था। तो अब इन दोनों में से जी मेरे ख्याल में ये तासुर ऐसे ही फैल गया है, वरना उनका मकसद ये था कि 2 चीजें मौजूद है बैक के वक्त, हाँ, कोर्ट ने इसको वाजे करना है। तो वजाहत के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अख्तियार को खुद इस्तेमाल करे, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। ये सवाए अज खुद नोटिस के मामला तय नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये खुद मामले में तय हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट को मुतासिर नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कोई आइन के अंदर जब किसी की तायात नाइली का जिक्र नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी को ना हेल्प कर सकता है। सर गलत फैसला है लेकिन इम्प्लीमेंट हो चुका है, और गलत फैसला नहीं तो गलत फैसले को खत्म करने का भी तरीक़ेकार होगा ना। जब एक पास्ट एंड क्लोज, ये भी तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गया है सर, प्रैक्टिस नहीं सर, उसमें एक है पर इंकोरियम। अच्छा, पर इंकोरियम जो है डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपनी गलती को दुरुस्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है अपनी गलती को रिविजिट करेगा सर लार्जर बेंच। ठीक है सर, चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह किसी स्टेज पे आपसे बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहबा से तरफ आ जाता हूँ। शर्मिला फारूकी साहबा, कैसे देखती हैं ये फौजी अदालत के केस को जो स्टार्ट हो गया है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, आपकी क्या इसमें स्टेटमेंट है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़े गैर मामूली हालात, गैर मामूली सिचुएशन और बड़ी गैर मामूली लोगों के ऊपर ये फैसला और ये अमेंडमेंट मुनस्सर हुआ है। अब बात ये है कि इस मुल्क के अंदर आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 2014 में जब पेशावर के अंदर बच्चों के स्कूल के ऊपर वो हमला हुआ, तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकाती उसका इनकाद हुआ और ये अज़म किया गया कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना है और फौरी तौर पे करना है। उसके बाद आपको याद होगा कि इसी 20 नुकाती प्रोग्राम के अंदर ये भी फैसला हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो सजाए मौत के ऊपर जो मॉरेटोरियम लगाया गया था, जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आकर लगाया था, वो भी उठाना चाहिए।
क्योंकि इन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। अब 9 जनवरी 2015 को ये मॉरेटोरियम लिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आ जाते जनाब 24 फरवरी 2015 को जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। उसके अंदर एक सनसेट क्लॉज भी डाला गया कि जी ये 2 साल के लिए होंगे। आपको याद होगा इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई थी, बड़ा डिस्कशन हुआ था। कहा गया कि जी दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अच्छा, अब आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके 9 मई के वाकयात पे। 9 मई को जो हुआ उसको आप, मैं, हम सब उसको अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। आपके अपने सिविलियंस, आपके अपने पाकिस्तानी अगर अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो इस मुल्क के अंदर फिर म्यूटनी हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली ये वाकयात हुए, हमने देखे, लाइव कवरेज आई टीवी के ऊपर जिस तरीके से फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, जिन्ना हाउस में घुसे, न जाने क्या कि वो एक बहुत ही तकलीफ दे वाकया है। पूरी दुनिया ने देखा, इस पे पाकिस्तान की तज़दीक भी हुई और लिटरली पाकिस्तान का एक तरीके से वजूद हिल गया। अब ये जो सारा मामला है कि क्या सिविलियंस को भी फौजी अदालतों में ट्राई करना चाहिए कि नहीं। जब ये अमेंडमेंट आई, पहले तो एक रेजोल्यूशन आया इसके ऊपर पार्लियामान के, वो रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर अमेंडमेंट आई, फिर उस अमेंडमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी आई कि जी सदर अलवी साहब ने कहा कि मैंने तो साइन ही नहीं किया था। काफी सारी चीजें हुई। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं, वकला भी हैं, दानिश्वर भी हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी गलत है। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये ज्यादती है, एक सिविलियन को सिविलियन कोर्ट के अंदर ही ट्राई होना चाहिए, उसको फौजी अदालत में उसका मुकदमा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आर्मी एक्ट के अंदर भी ये है कि उन फौजियों को आप अदालतों फौजी अदालतों में ट्राई करें जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, और उनके साथ जो एसोसिएटेड सिविलियंस हैं उनको भी ट्राई करें। तो ये ऑलरेडी एक क्लॉज मौजूद है जिसमें सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो सकते हैं। लेकिन इस तरह मैंने पहले कहा ना कि गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ते हैं, गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। दे मे नॉट बी पॉपुलर, दे मे बी वेरी अनपॉपुलर, लेकिन शायद वो वक्त की जरूरत होती है। बहरहाल जब ये अमेंडमेंट आई तो अगेन ये चैलेंज भी हो गई। चैलेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यूनानिमसली इसको रद्द कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया 23 अक्टूबर को 2023 को। अब वही सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। डिटेल ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और उसमें एक कंडीशनल प्रोविजन दी गई है और कंडीशनल अलाउंस दी गई है कि जी आप ट्रायल तो कर लें उन 103 लोगों का, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। मुझे तो ये क्लॉज समझ नहीं आया कि आया अगर आपने वो फैसला कालादम कर दिया है कि जी जनाब सिविलियंस जो हैं वो फौजी अदालतों में ट्राई हो सकते हैं, तो फिर वो फैसला भी दे सकते हैं ना, फैसला भी तो वही देंगे, या तो आप उनको ट्राई ना करें। बहरहाल ये तो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो पता पड़ेगा कि उसमें क्या है, और वो जो एक जज साहिबा ने जो इस पे डिसेंट नोट दिया है उसमें क्या मुहर्रकात है, उसमें क्या लिखा है, और जो 5 जजेस जिन्होंने इसके हक में फैसला दिया उन्होंने क्या कहा है। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस सिलसिले में, आपका क्या मसला? आप देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी एक चीज में यकीन करती है, पीपल्स पार्टी कहती है कभी भी मिस ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ इमेंस इनजस्टिस, और ये आला अदलिया के दामन पे एक बदनुमा दाग है। आज जब इसको हम रिविजिट करने जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जुडिशरी के लिए अपने लिए। अगर उन तमाम मुहर्रकात को बेनकाब किया जाता है, उन जजेस को बेनकाब किया जाता है, उन फैसिलिटेटर्स को बेनकाब किया जाता है, उन डिक्टेटर के पीछे जो डिक्टेटर के साथ जो लोग थे और उस डिक्टेटर को एक्सपोज किया जाता है कि कैसे एक डिक्टेटर ने आके एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी, और वो फांसी दी अदालतों के जरिए। किस तरीके से अदालतें
इस्तेमाल हुई, इदारे इस्तेमाल हुए। आज के सिनेरियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि 12 साल बाद अब जो ये केस उठाया गया है, आज के सिनेरियो में इसके पीछे बहुत बड़े महरकात हैं। ठीक। और एक मैसेज भी है ठीक कि इस मुल्क के अंदर देयर शुड नॉट बी अनजस्टिस। ठीक। अगर आपने मुकदमा चलाने हैं पॉलिटिशियंस पे, प्राइम मिनिस्टर्स पे, तो आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके फैसले नहीं देने हैं। ठीक। आपने देखिए आप इस हक में हैं कि फौजी, मैं मुख्तसर आऊंगा क्योंकि मुझे जाना है अली, आप इस हक में हैं कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में होना चाहिए। कनरानी साहब तो यहाँ तक आ गए कि जी होना चाहिए, लेकिन उन सिविलियन का जो फौजी मामलात में मुदाखलत करते हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं, और फौजी जो आपके जो उनके असासे हैं उसके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, तो आप इसके हक में हैं। मैं अब जाऊंगा मुस्लिम लीग नून की तरफ। हम भी यही कहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। हम वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया है, और पीपल्स पार्टी कभी भी आइन और कानून से हट के बात नहीं करती। हम भी यही कहते हैं कि अगर कोई सिविलियन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ा है, अगर वो फौजी तंजीमात पे हमला कर रहा है, तो उसको आनी हाथों से क्लियर हो गया अली गौहर साहब, बलोच साहब, दो चीजें। एक तो कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आपके कायद जो हैं वो 3 बड़े अहम केसेस से जो हैं वो बरी हो गए हैं। फ्लैगशिप से तो पहले ही थे, अल अजीजिया और इस पे हो गए। अब एक तायात नाहली है, उसके ऊपर उनका फाइनल होना है। बहरहाल उस सिलसिले में 2 मुतजाद राय। एक तो ये है, दूसरा जो है वो ये जो आर्मी का फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल है, इसके ऊपर पीएमएलएन का क्या मौक़िफ़ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के आज जाहिर है कि वो दूसरे केस में भी जिसमें उनके डिटेल करने में सजा सुनाई गई थी, और जिस तरह से अभी बता रही थी कि उनका पिछड़ा था भुट्टो साहब के केस में कि अदालतों को इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर है कि जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जब एक अपने स्टेट से जो है वो ट्रायल स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जब उसके ऊपर ट्रायल केस के ऊपर एक निगरान जज बिठाए गए, और जिस तरह से वो वाजिद साहब जो के बड़े सूरमा समझे जाते थे, जो वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी थी, उससे उन्होंने भी अदालत में इतराफ़ किया था कि मजहूर साहबा के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो कोई चीज इन पर प्रूव नहीं होती, ये भी अदालत में तस्लीम कर गए थे। तो बहरहाल वो एक फिक्रा है, बहुत देर की मेहरबान पे आते। आज मैं शायद फकान अब्बासी साहब का बयान सुन रहा था, अक्सर मीडिया के ऊपर जब वो कोई राय पार्टी हमारी पॉलिसी से हट के किसी बात पे तनकीद करते थे तो बड़े साल हो जाते, लेकिन आज किसी मीडिया के ऊपर उनका ये बयान नहीं सुनाया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के वो 5 साल कौन वापस करेगा जो उनके झूठे मुकदमात की नजर हो गए, जिसके वजह से उनका इलेक्शन कराया गया, जिसकी वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, जिसकी वजह से जो है हमारी पार्टी के लोगों को और लीडरशिप के जिलों के अंदर बंद किया गया, और हमारी पार्टी के लोगों के तौर पे पीटीआई के टिकट दिलवाए गए, और इसके बावजूद आज भी अभी तक जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अभी कंफ्यूजन है, तो अभी भी हम तो अदालतों के दरवाजों के सामने खड़े हुए हैं, और हम ये तवक्का करते हैं कि हमें अदालतों से जो है वो इंसाफ मिलेगा, देर से ही सही, लेकिन हमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो इंसाफ मिलेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एक्ट है, देखिए बात यह है कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, दुनिया के बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जब फौजी तनकीबात के ऊपर हमला या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनका जो है वो ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के अंदर होता है। और जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
तो मैक जी, अली गौहर साहब, आप कंटिन्यू करें, आपकी बात रह गई थी, टेक्निकल कुछ फॉल्ट था जी। जी वो कॉल डिस्कनेक्ट होगी डॉक्टर साहब, माजरत चाहूँ। देखिए, बात ये है कि बात ये हो रही थी कि अदालतों में, एक तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बेशुमार ममालिक हैं दुनिया के जिनके अंदर फौजी अदालतों में दहशतगर्दों के ट्रायल होते हैं, और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी होते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। दूसरी गुजारिश ये है कि हर खित्ते के अपने हालात भी होते हैं। जिस तरह से अभी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया जा रहा था, हमारे खित्ते में हमारे फौजी जवानों के अलावा हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों ने, सिविलियन ने बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। बहुत ज्यादा शहादतें खवातीन की हुई, बच्चों की हुई दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर, और हमने बहुत ज्यादा नुकसान माली तौर पर भी उठाए हैं और जानी तौर पर भी उठाए हैं। और ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि हमारे जो अदलिया है उनको भी दहशतगर्दों की तरफ से थ्रेट्स रहे हैं, और मतलब है कि कोई भी जो दहशतगर्द है उनको उस तरीके से हम सजाएं नहीं दे पा रहे या नहीं दी गई जिस तरह से कि हमने नुकसानात उठाए हैं। तो लिहाजा मैं तो समझता हूं कि कोई भी दहशतगर्द जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करे, जो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर हो, चाहे वो डॉक्टर दानिश हो, अली गौहर हो या कोई और हो, तो उनके ट्रायल जो है वो बिल्कुल फौजी अदालतों में होने चाहिए। और मैं वो पहले उनकी बात सुन रहा था, जो निगरान मिनिस्टर आप उनसे बात कर रहे थे, तो जो सिविलियन देखें, सिविलियन का लफ्ज इंतहाई एक मैं समझता हूँ मुतबर लफ्ज है। तो दहशतगर्द तो ना फौजी है ना सिविलियन है। दहशतगर्द की डेफिनेशन दहशतगर्दी है, और उस दहशतगर्द का ट्रायल भी दहशतगर्दी की अदालतों में होना चाहिए, फौजी अदालतों में होना चाहिए। ये अलग बात है कि उनको अपील का राइट है, अल्टीमेटली वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना है अपील के अंदर, और किसी के साथ कोई अगर ज्यादती हुई हो तो उसका उस जगह पर अदाला हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जरूरी है, अगर हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, अभी भी देख लें एक सियासी पार्टी जिसको कि पिछले दिनों 2-3 जलसों करने की सो कॉल्ड इजाजत दी गई है जिस तरह से, तो वो भी देख लें, उधर भी आज भी उनकी जुबान नहीं सुधरी, आज भी उनके लबो लहजे जो है वो धमकी अमेज हैं, आज भी वो रियासत को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से पहले करते हुए आते थे। और अगर एक तंजीम या एक जमात सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के दहशतगर्दी करने के ऊपर उतर आए तो आप उसको सियासी जमात नहीं कह सकते। इस तरह तो फिर दहशतगर्द और भी जमाते हैं, तहरीके तालिबान के ऊपर इल्जाम लगता है और भी है, फिर क्या उनको भी कल आप सियासी जमातों के तौर पर रजिस्टर करके कहेंगे कि इनको ये सिविलियन है और इनके जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में जाने चाहिए और इनको इंतखाबात कॉन्टेस्ट करने की इजाजत होनी चाहिए? तो ये पाकिस्तान के जिस तरह से आज भी देखे ना, कल के दिन में कितनी शहादतें हुई हैं और किस किस्म के, हर खित्ते में ऐसा नहीं हो रहा। अगर हमने इन चैलेंजेस को काबू में लाना है तो हमें एक खास इकदाम करने की जरूरत है ताकि हम इन चीजों से छुटकारा हासिल करें। अच्छा सर, एक चीज सर, यहाँ पर तो फैसले में जिस तरह अभी शर्मिला ने कहा कि जी देखना पड़ेगा, कि उन्होंने कहा है कि जी आप फैसला नहीं सुना सकते, और इससे पहले ये था कि जनाब अगर ये फैसला सुनाते भी हैं तो अपील का हक था सुप्रीम कोर्ट को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला करना है तो फिर फौजी अदालत से फ़र्ज़ कीजिए किसी को सज़ा हो भी जाती है तो ये क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बेकसूर ना करार दे दे? तो फौजी अदालत में केस चलने का फ़ायदा क्या होगा, ये ज़रा मुझे बताइए। और अब तो ये पॉइंट है कि आप फैसला भी नहीं सुना सकते, तो ज़रा इस पर वो आप 2 कमेंट्स करें, फिर मैं शर्मिला की तरफ जाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल्टीमेटली इसका फाइनल फैसला आ जाएगा, और जाहिर है जो भी फैसला आएगा वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर है वो माना जाएगा। तो ट्रायल की भी जाहिर है उन्होंने इजाजत दी है, ट्रायल होगा। एक तो ये स्पीडी ट्रायल है, दूसरा ये है कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि काफी ऐसे जजेज हैं जब वो रिटायर्ड भी हुए या ड्यूरिंग सर्विस भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उनके बच्चों को और उनको काफी दहशतगर्दी की तरफ से प्रेस रहे। जिस तरह से कि मैं खित्ते के कुछ मारूदी हालात की तरफ मैंने आपको मतलब आपकी खिदमत में गुजारिश की है, तो हमारा खित्ता एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, और हमने इसकी बहुत बड़ी
कीमतें चुकाई हैं अपने बच्चों की, बहनों की, माओ की, जवानों की, जो है वो लाशें उठा के, शहादतें मतलब है कि करवा के। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों के तदारक के लिए कभी दहशतगर्द सियासी जमातों के रूप में मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, कभी दहशतगर्द जो है वो हमारे पड़ोसी। आप ये कहते हैं कि आम जो जजेस हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद हैं उनको थ्रेड होती है और वो शायद सही फैसला नहीं करते हैं, फौजी अदालत को थ्रेड नहीं होगी और वो सही फैसला करेगी, यही मैं समझा हूँ। आप यही कहना चाहते हैं सर? जी, मतलब है कि उसमें मेरा एक पॉइंट ये भी है, मैंने तो आपको नहीं एक पॉइंट इस पॉइंट को क्लियर कर लें कि क्योंकि फौजी अदालत में फौजी होते हैं इसलिए वो थ्रेट में नहीं आएंगे और वो फैसला करेंगे, और सिविलियन अदालतों में जो थ्रेट होता है उससे ये घबरा जाते हैं। तो मेरा फिर ये सवाल होगा कि फिर ये अदालत के जज क्यों बनते हैं सर, काजी क्यों बनते हैं? इनको तो पता होता है कि हमने फैसला कानून और आइन के तहत करना है, उसमें उनकी जान भी जा सकती है, फिर डरते क्यों ये जजेस, अगर ये एक नुक्ता है? डॉक्टर साहब आपकी बातें तो जाहिर है आप हमेशा दानिशमंदी की बातें करते हैं और मैं आपकी बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ। गुजारिश ये है कि ये एक हकीकत तो है कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं हम उन अदालतों को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए मादरत के साथ जिस तरह से कि होना चाहिए, और जिस तरह की दहशतगर्दी की पेट में आए हुए। ठीक है, फिर तो अब बात आगे चली जाएगी सिक्योरिटी की, अब बात आगे चली जाएगी सिक्योरिटी की भी, इंटेलिजेंस की भी। मेरी गुजारिश सुन लेना सर आखिरी जुमला। हाँ, एक मुख्तसर गुजारिश हाँ, देखिए बात ये, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, आप देख लें कि रोज उनके ऊपर हमला किया जाता है, कितने लोग उनके हालात में जो कि हमारे मुल्क में आकर दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आप हमारी सिविल सोसाइटी के देख लें, कौन सा ऐसा चौक है किसी बड़े शहर का, कराची ले लें, लाहौर ले लें, पेशावर, केपी के, सिंध, पंजाब, जहाँ पर बम नहीं फटे हैं, किस चौक पे धमाका नहीं हुआ, उन सिविलियन से तो पूछे ना जिनके। सर ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जी ये जजेस जो बैठे हुए हैं ये अपनी जान के वजह से फैसले गलत देते हैं, इसलिए केस जो है वो फौजी अदालत में चले क्योंकि वो थ्रेट्स को फेस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसले गलत दे रहे हैं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, नहीं दे पा रहे हैं कि इन तमाम नहीं दे पा रहे ना सर, नहीं दे पा रहे वजह से हमारा चले डॉक्टर शर्मिला फारूकी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मिला, कैसे क्या देखती हैं जो मैंने ये सवाल उठाया दो, एक तो ये है कि जी अगर फौजी अदालत में फैसला देने का फाइनल फैसला देने का इख्तियार ना हो जो इस फैसले से नज़र आ रहा है, या अगर हम 2 कदम आगे बढ़ जाएं कि भाई जो भी फैसला आप दीजिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको ज़ीरो कर सकती है, तो अल्टीमेटली तो फ़ौजी अदालत अगर कोई भी फैसला कर दे तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर दे तो फिर फ़ौजी अदालत का क्या स्टेटस रह जाएगा? जी शर्मिला फारूकी साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा को मेरी आवाज नहीं जा रही? जी शर्मिला साहिबा मेरी आवाज आ रही है? एम्बिग्विटी है, बड़ी कंफ्यूजन है इस हवाले से। मैं अभी भी समझती हूँ कि 23 अक्टूबर का ऑर्डर, फिर उसको आज उसकी मौतली और फिर ये कहना कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया जा सकता, ये अगेन एक कंफ्यूजन है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि पहले भी बड़े डिवाइडेड ग्रुप्स हैं, कोई इसके फॉर है, कोई इसके अगेंस्ट है। इन एनी केस इस सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम चीज वो है कि हर तरीके से इस बात को इंश्योर होना चाहिए कि जस्टिस शुड प्रिवेल। कोई ऐसा ट्रायल नहीं होना चाहिए कि बाद में हम कई सालों बाद इस बात पे दुख करें कि जनाब ज्यादती हो गई। जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस में कितने सालों बाद भी, हालांकि देखिए वो केस कभी आज तक पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में उसको एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बिकॉज इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस उस केस के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से एक मासूम पॉलिटिशियन को फांसी दे दी गई। तो मिस ट्रायल नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक पूरी प्रोसेस होना चाहिए। देखिए जो
पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, उनको डेफिनेटली आने हाथों से आड़े लेना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ये बात तो आ गई। मेरा सवाल ये है कि अगर फौजी अदालत से फैसला अमल तो करने की इजाज़त नहीं है, जिस तरह अभी कन्फ्यूजन है, आपने भी कहा, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम ये ले लें कि फ़ौजी अदालतें फ़ैसला करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको ज़ीरो कर दे, तो फिर ये फ़ौजी अदालत में इतना मेहनत करके केस तैयार करके सज़ा हो और सुप्रीम कोर्ट उसको ज़ीरो कर दे, तो अल्टीमेटली फ़ौजी अदालत के फ़ैसले कहाँ खड़े होंगे। दूसरा, जो अली गौहर साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया और वाकई ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरा सवाल बनता है कि ये जो कहते हैं कि फ़ौजी अदालत में इसलिए केस चलना चाहिए कि वहाँ जजेस फ़ौजी जो होते हैं वो डरते नहीं हैं, उसको थ्रेट मिलती भी है तो वो उनकी परवाह नहीं करते। हमारे जो जजेस हैं वो थ्रेट पे जो है ना वो फैसले नहीं दे पाते, बल्कि वो ऐसे फैसले दे देते हैं जो कि मेरिट के ख़िलाफ़ होता है। इस पे क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब देखें, यही तो बात है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस मैं बार बार क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि यही हुआ ना, शहीद भुट्टो के केस में जजेस को इन्फ्लुएंस किया गया, उन्होंने एक मासूम सियासतदान को फांसी चढ़ा दी आज, और ये एक बदनुमा दाग है अदालत पे, पाकिस्तान की अदालती कार्रवाइयों के ऊपर और तारीख के ऊपर एक बदनुमा दाग है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी बात है, अगर हमें अपने अदालतों पे एतमाद और एतबार ही नहीं और हम ये ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में, तो फिर बंद कर देनी चाहिए, फिर सारी फ़ौजी अदालतें लगा दें, फिर सारे मुकदमा जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलें। बाकियों का क्या कसूर है? इंसाफ के तलबगार तो लाखों लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, हर किस्म के मुकदमे लगे हुए हैं और लोग इंसाफ के तलबगार हैं। कोई सिविलियन केसेस हैं, कोई प्रॉपर्टी के केस हैं, कोई इनहेरिटेंस के केस हैं, कोई क्रिमिनल केसेस हैं। तो अगर जजेस ऐसी इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं जैसे कि मेरे भाई बता रहे हैं, तो फिर तो ये तो आप अपनी अदालतों पे से एतबार और एतमाद ही उठ गया है आपका और कौम का। हकीकत ये नहीं है क्या? ये है कि हकीकत ये नहीं है क्या जो बात कह रहे हैं अली ने जो कहा है वो गलत थोड़ी कहा है, और आप खुद ही हवाला दे रही हैं, खुद हवाला दे रही हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस में इन्फ्लुएंस हुआ। डॉक्टर साहब, हम तो उस वक्त भी अदालतों के सामने सर नगू थे, आज भी सर नगू हैं। हम तो कुछ कह नहीं सकते ना, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। हम किसी फैसले से इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन हम किसी जज के ऊपर उंगली तो नहीं उठा सकते। सो वी डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसे भी जजेस रहे हैं, बहुत से जजेस हैं जो टमाटर के ऊपर सू मोटो ले रहे थे। कोई डैम बना के, डैम के पैसे बना के चला गया, आज तक नहीं पता वो पैसे किधर गए। बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा कि अगर वो कल को कालादम कर देता है फौजी अदालतों के फैसले, तो क्या होगा? अब आज कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, और कुछ साल पहले इसी अदालत ने कहा था कि जी वो सिसिलियन माफिया हैं। तो मैं क्या करूं? वो फैसला सही था या ये फैसला सही है? ये फैसला गलत है या क्या वो फैसला गलत था? मुझे तो नहीं पता। मैं तो सवाल अदालतों से इसीलिए तो हमारी अदालतें 145 पे हैं अब, और मजीद ऊपर जा रही हैं। एक जुमला सिर्फ पूछूंगा अली गौहर साहब से। अली गौहर साहब, इस वक्त जो दहशतगर्दी है, इसके हवाले से ये इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाना चाहिए ही नहीं जाना चाहिए? जरा इस पे एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड का कमेंट्स दे दे सर। देखिए जी, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और हमारी पार्टी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। बाकी ये इलेक्शन कमीशन का काम है। कुछ सियासी लीडरशिप खास तौर पर जिनके स्टेट से जो है वो खेती के और इस साइड पर हैं, इनके तफसीलात आए हैं। और आज जरदारी साहब का भी बयान आया है कि 20-25 दिन अगर आगे हो जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि एक अगर कोई वाकई इतना सीरियस इशू है तो फिर इलेक्शन कमीशन बेहतर कर सकता है फैसला, क्योंकि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का तल्लुक है और एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से हम तो इलेक्शन 8 फरवरी के लिए अपनी तैयारी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और हमारा ध्यान 8 फरवरी पर ही है, उससे आगे नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि जरदारी साहब को ऑलरेडी बयान आया हुआ है और यहाँ अली गौहर का बयान आया। दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।